स्वागत है एक नए विषय के साथ। विषय देख रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला या देवदारू निबंध। देवदारू निबंध निबंध की कला या निबंध कला या निबंध की तात्विकता या निबंध का तात्विक पक्ष। विद्यार्थी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला या देवदारू निबंध की निबंध कला, देवदारू निबंध की तात्विकता या तात्विक पक्ष, इस तरीके से एग्जामिनर परीक्षाओं में पूछता है ये क्वेश्चन। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े एक इतिहासकार, बड़े उपन्यासकार और बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। निबंध लेखक के रूप में भी उनका नाम जाना जाता है और बीए फाइनल ईयर के सिलेबस में इनका देवदारू निबंध है। आइए देवदारू निबंध की निबंध कला की बात करते हैं। सबसे पहले निबंध की बात कि देवदारू निबंध, देवदारू एक महावृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है जो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है और वो वहाँ के पर्वतीय वातावरण के लिए, वहाँ के पर्यावरण संरक्षण का एक महान वृक्ष है। पहाड़ों के पर्यावरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण स्थान निभाता है और यह महादेव का प्रिय वृक्ष आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको बताया है। देवदारू को देवतरु, देवदारू, देववृक्ष आदि कहा जाता है। बहुत सारी इसकी किस्में भी जो बताई गई हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं देवदारू वृक्ष की, जो पहाड़ों पर हजारों वर्षों से वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाती रही है। बड़ा अलग ही विषय है कि किसी वृक्ष के बारे में एक साहित्यकार लिख रहा है। ये अपने आप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है विषय की मौलिकता कहिए या उनका सब अनुभव कहिए, जिसके ऊपर अन्य इतिहास जो साहित्यकारों का दृष्टि नहीं गई है, उनका नजर नहीं गई है उसमें। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उस पेड़ में वो विषय वस्तु नजर आई और उसके ऊपर एक निबंध लिखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी महान वृक्ष की इस निबंध में गुणगान किया है और गुणगान करते हुए इसको बताया कि ये सिद्धांतवादी वृक्ष, इसका एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है? अडिगता, डिगना नहीं है, अटल है। वो परिस्थितियों से घबराता नहीं है। परिवेश चाहे कैसा भी रहा हो, वातावरण कैसा भी रहा हो, हालात कैसे भी रहो, वो वहाँ विकट से विकट परिस्थिति में वहाँ खड़ा नजर आता है और तभी वो महान वृक्ष बनता है। और वो प्राचीन काल से है और उसकी प्राचीनता को सिद्ध करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी महाभारत काल से भी प्राचीन वृक्ष है। देवदारू हमारे लिए, एक इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है और वो प्रेरणा के स्रोत के रूप में कि जैसे जिस पत्थर में हम कील तक नहीं गाड़ सकते हथौड़े से, उन पत्थरों से का सीना चीरकर ये पेड़ उसका पौधा बनता है और फिर जो है विशालकाय एक आकार को प्राप्त करता हो। इतना सैकड़ों फीट ऊंचाई का ये वृक्ष होता है और ऐसे विकट परिस्थितियों में ये पलता और बढ़ता है। तो इंसान को प्रेरणा देता है कि मुसीबतों से कभी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, उसके ऊपर आधारित है। आइए देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला, देवदारू निबंध की निबंध कला। व्यक्तिकता, व्यक्तिकता जो है निबंध लेखक का एक आवश्यक गुण या तत्व कह सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंधों में व्यक्तिकता का निर्वहन किया। व्यक्तिकता और विषय कई बार, बहुत बार जो है ये आपस में मिले जुले हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन बहुत बार होता है कि व्यक्ति और विषय दोनों अलग अलग कर पाना असंभव सा नजर होता है, क्योंकि जो लेखक लिख रहा है, तो जिस तरीके से लिख रहा है, जिसको कहें कि शैली ही लेखक का व्यक्तित्व होती है। लेकिन फिर भी बहुत बार विषय से अलग व्यक्तिवाद जो है हर साहित्यकार का नजर आ जाता है और वो व्यक्तिवादिता लेखक की भी नजर आई है कि बहुत गहरे से विचारों में खोया हुआ है और देवदारू निबंध को लिख रहा है पहाड़ों पर बैठकर, ऊंची चट्टान पर बैठकर, और वहां से बहुत सारे देवदारों के जो पेड़ हैं एक सोपान में, एक श्रृंखला में, कोई ऊंचे पहाड़ों पर, कोई गहरी खाइयों में है, वो पेड़ देख रहा है और जहां बैठकर लिख रहा है वो कह रहा है कि जहां बैठकर लिख रहा हूं वहां हजारों फीट गहरे और
हजारों फीट ऊंचे जो है पहाड़ों पर एक पूरी लंबी लंबी जो सोपान है, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो देवदारों के पेड़ हैं, और देवदारों के पेड़ों के फंगुड़ों, जिसको फुंगड़ का अग्रभाग जो होते हैं पेड़ के पत्तों के अग्रभाग, उसको फगुनों से लुढ़कता हुआ अगर मैं यहाँ से कोई मुझे धक्का दे दे, गिरा दे, तो हजारों फीट गहरी खाई से गिरूंगा और मेरी हड्डी फसली चूर चूर हो जाएगी। और फिर सोचता है कि काश ऐसा ना हो, ऐसा कौन करेगा, अगर हो भी जाए तो। इस प्रकार जो है वो अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, व्यक्ति के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में सोचने लगता है, कि व्यक्तिगत चिंतन करने लग जाता है। और फिर से वो व्यक्तिगत चिंतन के से बाहर जाते हुए ये बताता है कि देखिए ये जो पेड़ हैं ये इस किस्म के हैं, ऊपर जो पेड़ हैं वो इस किस्म के, और नीचे खाई में जो पेड़ हैं वो उनकी विभिन्न किस्मों को यहाँ गिनाता है। यानी कि व्यक्तिवादिता में के साथ फिर वो विषय से वो भागता नहीं है, विषय के अंदर ही खोए हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नजर आते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तिगता उनके निबंधों का एक गुण है, एक तत्व नजर आता है। उसके बाद है भाव। साहित्य के लिए जैसे विषय वस्तु के लिए एक सामग्री होती है, प्रेरणा जहां से भी लेता है कोई भी साहित्यकार, तो ऐसे ही निबंधकार भी कहीं न कहीं से विषय वस्तु चुनता है, और विषय वस्तु को जो है जब तक साहित्यकार के पास विषय वस्तु और उसके पास भाव तत्व ना हो, यानी कि उसके जो है हृदय को उसके अंदर बौद्धिकता के साथ हृदय का समन्वय न दिखाया जाए, तो वहाँ जो है साहित्य नीरस नजर आता है। तो भाव तत्व निबंध का एक महत्वपूर्ण गुण है, ताकि विषय की जो जटिलताएं हैं, गंभीरताएं हैं, उनको जो है सहजता से, कोमलता से पाठक के हृदय तक, अंतर्मन तक उस विषय को उतारना होता है निबंधकार को, और वो विषय में जो है भाव तत्व वो काम करता है, ताकि पाठक के अंतर्मन से वो विषय जोड़ सके और पाठक उस विषय को अपना समझ सके। भाव तत्व के बारे में बात है कि देवदारू वृक्ष की जब महिमा का गुणगान कर रहा है, और एक समय पे जब आता है कि उनको अपने गांव की, हजारी प्रसाद द्विवेदी को अपने गांव की याद आती है, तो एक कोई पंडित जी थे जो ओझा थे, वो जो देवदारू की लकड़ी लेकर जो है भूत प्रेत का इलाज करते थे और भूतों को भगाते थे, तो वो प्रसंग उनको याद आ रहा है। और आज जब वो लिख रहा है तो वो कह रहा है कि आज देवदारू के जंगल में बैठा हूँ। ओझा के पास तो एक लाठी थी देवदारों की, उससे भूत भगाते थे, तो वो सोचता है कि देवदारों के जंगल में बैठा हूँ, हजारों मड़कट्टों गुलाम बना सकता हूँ। मड़कट्टे होता है एक उनके गांव का जो लोक आंचलिक जो भूत जिन नाम हो जाते हैं, हर एक क्षेत्र में भूतों के विभिन्न नाम होते हैं, तो वहां उनके क्षेत्र का नाम है मड़कट्टा। तो हजारों मड़कट्टों को गुलाम बना सकता हूँ। जैसे भूतों में मड़कट्टे होते हैं, मड़कट्टे का तो मुंह कटा हुआ भूत जिसका दड़ नहीं, तो कि जैसे मड़कट्टे होते हैं भूतों में, आगे जो है भावात्मक तरीके से बहता हुआ, किसमें इंसानों से होता है, आदमियों में भी मड़कट्टे होते हैं, मुंह कटे होते हैं। मुंह कटे का मतलब है जिनका मस्तक नाम की कोई चीज उनके पास नहीं होती, और मस्तक नहीं हो मस्तिष्क कहां से, मतलब सिर नहीं है तो दिमाग कहां से आएगा, यानी कि बिना पैर की, बिना सिर की बात वो करते हैं, यानी कि बिना अर्थ की, बिना तर्क की बात वो करते हैं। और ठीक उनकी तुलना किसी, जैसे लता ही कट गई तो फूल की शोभा कहां है, कि बेल ही काट दी गई या पेड़ ही काट दिया तो पौधे से फूल, पौधा काट दिया फूल कहां से होगा, बेल काट दिया फूल उसका क्या शोभा प्राप्त करेगा। यानी कि जब धड़ ही नहीं है, सिर ही नहीं है, तो माथा ही नहीं है, तो दिमाग कहां से आएगा। इस प्रकार की बात वो भावात्मक तरीके से इंसानों के बारे में कहता है। इनकी भाव तत्व जो है किसी भी निबंधकार का एक महत्वपूर्ण गुण है, और भाव तत्व को प्रस्तुत करने में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है इस प्रकार जो है विषय को स्पष्ट करते करते बीच में जो है रोचकता लाने के लिए अपने निबंध में जो है वो भाव तत्व का मिश्रण करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ भाव तत्व का जो वर्णन है देवदारों में, वो अपने गांव के जो उनके जीवन का एक स्व अनुभव है, उस स्व अनुभव से इसको स्पष्ट किया है। उसके बाद है विषय की मौलिकता। तीसरा है कि विषय की मौलिकता है कि बहुत सारे जो साहित्यकार को जब देखा कि समाज से सामग्री ग्रहण करते हैं या कहीं से सुनी सुनाई बात पे, लेकिन निबंध में विषय है, गंभीर से गंभीर विचार होते हैं। वो गंभीर विचार या तो विद्वानों की राय हो सकती है, राय
यानी विद्वानों के विचार हो सकते हैं, पुस्तकों के संदर्भ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये ना तो पुस्तकों का ज्ञान थोपा है हमारे ऊपर देवदारू निबंध के माध्यम से, ना विद्वानों की राय दी, ना कोई संदर्भ उठाए हैं। लेखक का सब अध्ययन है, जो उन्होंने अध्ययन किया, जो समाज से या जो जिस भी वातावरण में वो गए, जिस प्रदेश में परिवेश में वो रहे, वहां से जो अध्ययन किया, तो वो सब अध्ययन और वो उस सब अध्ययन के ज्ञान को निबंधों में उन्होंने वर्णित किया। इसी कारण उनके जो विचार है, उनके जो विषय है, उनकी जो शैली है, वो सारी मौलिक है। वो किसी की उधार की नहीं है, किसी का अनुसरण उन्होंने नहीं किया है। तो देवदारू वृक्ष भी के ऊपर जो ये निबंध है, वो उस वातावरण में जाकर पहाड़ी इलाके में, और जब लिख रहे हो तब भी वो देवदारू के उस जंगल में, उन पहाड़ों पर वो बैठे हुए लिख रहे हैं, जिसका वर्णन हमने ऊपर वाले व्यक्तित्व वाले पॉइंट में हमने चर्चा की। उसके बाद है प्रकृति वर्णन। आदि काल से लेकर अब तक जो है कोई भी कवि, साहित्यकार, लेखक ऐसा नहीं है जो प्रकृति से अछूता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी प्रकृति से अछूते नहीं थे, और प्रस्तुत निबंध जो है देवदारू जो है पहाड़ी क्षेत्रों के पर्यावरण के लिए और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जो है माना जाता है। और देवदारू निबंध में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रकृति के जो रूप दिए हैं, वो आलम्बन, उद्दीपन और मानवीकरण तीनों रूपों का वर्णन किया है। जैसे एक जगह आता है मानवीकरण कि ये जो भगवान शिव का वर्णन आता है कि भगवान शिव जब पूजा ध्यान में होते थे और उनका ध्यान जो है कामदेव ने बांटा, और कामदेव ने बांटा, उनकी आंख खुली, उन्होंने जो है वो टकटकी लगाकर नहीं रख पाए, और देवदारू ने पार्वती और शिव का जो है परिणय रास देखा, और परिणय रास देखा तो इसलिए वो जो है महावृक्ष नहीं बन पाए, और इसलिए वो देव भी हैं। जैसे भगवान शिव जो है कि वो देव भी हैं और मनुष्य भी हैं, इसलिए उनको महादेव कहा गया। निबंध की कथानक के अनुसार कि वो उनके अंदर देवता के और मनुष्य के गुण भी हैं, कि वो जो है परिणय रास भी करते हैं। इस प्रकार जो है वर्णन किया गया, और उनको भी पेड़ को भी कि ये देव भी हैं और वृक्ष भी हैं। तो ये जो मानवीकरण यानी कि इनका मानवता से जोड़ने का जो प्रयास किया है, वो मानवीकरण रूप भी यहाँ देखने को मिलता है। प्रकृति के तीनों वर्णन, भले ये काव्यात्मक रचना नहीं है, निबंध है, लेकिन यहाँ पर प्रकृति के जो है आलम्बन, उद्दीपन और मानवीकरण तीनों रूपों का वर्णन किया, और प्रकृति के जो भी दृश्य होते हैं, जो सौंदर्य के जो वर्णन है, वो देवदारू निबंध में भरे पड़े। उसके बाद है व्यंग्यात्मकता। व्यंग्यात्मकता, भले ये जो है निबंध ललित निबंध हो, लेकिन फिर भी इस निबंध में व्यंग्यात्मकता का प्रयोग लेखक ने किया है। और जो ऊपर हम बातचीत कर रहे थे कि मड़कट्टे भूत की, गांव के जो ओझा जो इलाज करता था, उसके माध्यम से वो प्रसंग जो उनके गांव के पंडित जी थे, ओझा थे, वो लोगों के भूत भगाते थे, भूत का इलाज करते थे, उसके बारे में जब वर्णन कर रहा है लेखक, तो वहां जो लोगों में जो कहानियां बनाई जाती हैं, ठीक जैसे कहानी जो पंडित जी सुनाते थे वो भूत भगाने की, इस प्रकार के जो वर्णन है, और उसका वर्णन करता हुआ लेखक कह रहा है कि जानता हूं बुद्धिमान लोग कहेंगे कि महज ये गप है, मतलब ये तो गप्पे मार रहा है, फालतू की बात ये कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं। और आगे कहते हैं कि पंडित जी जो कहानी सुनाते थे कि मैं भूत को भगा देता हूं, और भूत को देवदारू की लाठी से मार मार के पीट के भूत पूछता है वो, और कहता है कि हजूर आगे से मैं कभी नहीं आऊंगा, गलती हो गई, ये हो गया। इस प्रकार की जो कहानियां ओझा द्वारा सुनाई जाती थी, और वो कहते थे, वो जो कहानी का जो वो था, पंडित जी का कहना था कि पत्ता खड़का बंदा भड़का, इस प्रकार की जो कहानियां वो सुनाते थे, वो जो प्रसंग थे, वो शायद महज एक गप हैं, फालतू की बातें हैं, गप्पे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी
जो व्यंग्य किसमें है कि आज भी स्थिति ये है कि लोग ऐसी गप बनाते हैं, ऐसी फालतू की बातें करते हैं, अनाप शनाप प्रसंग, अनाप शनाप घटनाएं, अनाप शनाप संदर्भ देते हैं। पढ़े लिखे लोग भी अनाप शनाप संदर्भ दे रहे होते हैं कि कहीं की बात किसी के साथ जोड़ देते हैं। ये जो है इस व्यवस्था पर आधुनिक जो लोग हैं या आधुनिक लोगों की जो सोच है उसके ऊपर एक व्यंग्य प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से हृदय प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है कि आज भी लोग, वो तो पंडित जी थे, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, वो तब उनकी आपको गप लग रही है, लेकिन आज भी लोग गप मारते हैं, फालतू की बातें करते हैं, बेमतलब की बात आज भी, बिना तर्क की बात आज भी लोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद है अंतिम है भाषा शैली। भाषा शैली आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बड़े ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था और विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ जो एक बात के पक्षधर थे कि वो शुद्ध साहित्यिक हिंदी के प्रयोग पर जो बल देते थे, इसलिए इनकी जो भाषा है देवदारू निबंध तत्सम प्रधान साहित्यिक भाषा है और वो शुद्ध साहित्यिक भाषा का रूप जो दिखाई पड़ता है और सरलता के साथ शब्दों के अर्थों की गहराई में वो प्रवेश करते हुए मिलते हैं, यानी कि गहरे गहरे उनके अर्थ लिए हुए हैं शब्द जो है और गंभीर से गंभीर चिंतन को भावानुकूल व सारगर्भित भाषा से वो स्पष्ट कर पाए हैं। कहीं पर भी उनकी भाषा को पढ़ते हुए बोझिलता नजर नहीं आती है और ये नहीं लगता है कि ज्यादा ही भारी भरकम शब्दावली है। थोड़ा सा ध्यान से देखकर मन लगाकर अगर पढ़ा जाए तो वो आसानी से इसके अर्थ समझ में आ जाते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने देवदारू निबंध में वर्णनात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, विचारात्मक शैली और कहीं कहीं की संवादात्मक शैली का प्रयोग उनके निबंध में मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये छोटे से व्याख्यान के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला या देवदारू निबंध की निबंध कला या तात्विक पक्ष या तात्विक विवेचन के सवाल को आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।